हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 जिसमें पॉलिटिकल साइंस का आपका जो भी आंसर की रहने वाला है एक से लेकर लगभग लास्ट में कैसे आंसर को लिखना था वो फ्रेमवर्क सारा बता दूंगा। साथ ही इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा, तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। साथ ही अगर आप चाहते हैं एग्जाम की तैयारी मेरे साथ करना तो 6 ईयर का एक्सपीरियंस से एक एक क्वेश्चन जो बच्चों को बताया था सारा का सारा आया हुआ है। तो आप अगर चाहते हैं कि फाइनल एग्जाम आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए, ताकि सारे जो क्वेश्चंस हमारे हैं, जो सारी हमारी रणनीतियां हैं वो आप तक पहुंच सके। देखो बहुत सिंपल पैटर्न था आपका, 3 आवर्स होते हैं मैक्सिमम, मार्क्स आपके 80 होते हैं, जिसमें 5 डिविजन्स होते हैं, क ख ग घ ड़, मतलब ए बी सी डी। उसके बाद पहले से लेकर 12 आपके ममसी के क्वेश्चंस हैं, 13 से आपके 18 2 नंबर वाले क्वेश्चंस जो 50 और 60 वर्ड में लिखना होता है। उसके बाद 19 से 23 आपका जो है वो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। कुछ इस प्रकार से पैटर्न का फॉर्मेट रहता है। 24 से 26 आपके कार्टून और अंश है, 27 से 30 आपके दीर्घ प्रश्न वाले हैं जो 6 नंबर वाले में है, 170 से 80 वर्ड आपको लिखने होते हैं। आइए बात करते हैं आपके पहले टॉपिक की। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, उत्तर में सही विकल्प कौन सा है। देखो यार, सबसे पहले कौन सी घटना होती है, तो सबसे पहले आपका होता है रूसी क्रांति। देखो रूसी क्रांति 1917 में होता है, बिल्कुल सही। दूसरा आपकी जो घटना घटती है वो है आपका अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, मतलब दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चौथा ये पहला होगा, दूसरा आपका दूसरा ही रहेगा। तीसरा आपका जो रहेगा वो मिखाइल गोर्बाचेव, आपका जो है वो तीसरा आपका मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा, ठीक है। चौथा आपका फर्स्ट, देखिए चौथा फर्स्ट किसमें, सी में है। ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्ट है, एक एक आंसर देखिए परफेक्ट बताए जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका, मध्य एशिया का कौन सा देश है 10 वर्षों तक गृह युद्ध में चपेट में रहा। ए तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। राइट आंसर क्या है, तजिकिस्तान। 1991 से लेकर के 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है। अरे भाई नाम देखो ना, यूरो, तो बिल्कुल ए बी सी और डी, आंसर है डी, यूरो। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ किस सदस्य देश ने परमाणु संपन्न हथियार है। अब देखिए यहाँ ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी स्पेन, डी इटली। राइट आंसर क्या है, फ्रांस। जिसने भी बी लगाया है बिल्कुल परफेक्ट मार्क्स। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने का बहुत ट्रिक बताता हूं क्या होता है। मान लो इन चारों में से मुझे या आपको कोई नहीं पता, सिर्फ एक पता है भाई, ये आंसर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के थे। अब देखते हैं सी का फोर्थ कितनों में है, सी का फोर्थ कितनों में है। आपका जो सी का फोर्थ है वो लगभग आपका किसी में भी नहीं, सिर्फ एक में है, मतलब सी में ही है। तो आपका राइट आंसर लगभग यही हो जाएगा, सी का 4 जो आपका है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान से देख ले, सिंपल आपका यही है कि फर्स्ट आपका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका ये है सी। सेकंड आपका जो है वो तजिकिस्तान आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड आपका जो नेम है वो है यूरो, विच इज यूरो। एंड विच कंट्री एज अ न्यूक्लियर पावर आपका वेपन है वो है बी, फ्रांस। और फिफ्थ का जैसा हमने बताया इसका ऑप्शन आपका रहेगा सी। फिफ्थ का क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अभिकथन और कारण को पहचानिए और बातें बताइए। तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की 1945 में स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। और ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। देखो दोनों सही है लेकिन दोनों का रिलेशन नहीं है, तो अभिकथन कारण की व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्योंकि दोनों का संबंध नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बता दो आप। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निषेधाधिकार के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन है और सही कथन की पहचान कीजिए। तो राइट आपका कौन सा है, सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, गलत। यह एक तरह की सकारात्मक शक्ति है, ये भी नहीं। सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है, गलत। वीटो में से सुरक्षा परिषद का नाम मजदूर हो सकता है। अब देखो इनमें से कौन सा कथन जो आपका है वो आपका लगभग कह सकते हो कि पहचान हमें करनी सही कथन की। तो यहां पर आप कह सकते हो वीटो भी एक सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है, ये आपका हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, जिसने वीटो से सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है, जिसने डी लगाया है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल। अरे इतना इजी क्वेश्चन है, 75 है, 1976 है, 1977, 1978। राइट आंसर जिसने भी ए लगाया है 1975, इट्स अ परफेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, बच्चे फंस गए होंगे इस क्वेश्चन में। फरात नदी बोला इसने, फरात नदी। ए इजराइल सीरिया जॉर्डन, बी तुर्की सीरिया इराक, सी ईरान जॉर्डन इजराइल, या डी आपका यूक्रेन रूस यूक्रेन इजराइल। राइट आंसर जिसने भी बी लगाया है तुर्की सीरिया इराक, इट्स अ परफेक्ट आंसर, ठीक है। जिसने भी लगाया वो सही रहेगा। जैसा मैंने बताया इंग्लिश वालों के लिए 5वें का आपका सी था। असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं बट करेक्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन 6 का रहेगा।
7 में आपको बताना है कि वीटो जो आपका इंडिजिनस पीपल है, इसमें आपको बताना जनरल सेक्रेटरी कौन सा है, तो ये वाला आपका रहेगा, ठीक है, लास्ट वाला डी 7 का। और 8 का आपका रहेगा यहां पे इंडिजिनस पीपल 1975, एंड जो वॉर हुआ था वो तुर्की, सीरिया एंड इराक को लेकर मतलब कॉन्फ्लिक्ट था। तो 9 क्वेश्चन आपके दोनों तरीके से बता दिए गए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है अभिकथन कारण, तो पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य का स्थान न्यूनतम हस्तक्षेपी राज्य ने लिया। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। राज्य की संप्रभुता, परंपरागत धारणा, वैश्वीकरण का प्रभाव हो गया है। देखो दोनों कथन सही हैं और अभिकथन कारण की व्याख्या कर रहे हैं क्योंकि राज्य के संबंध में बात हो रहा है। जिसने भी ए लगाया है बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश क्या थी? आपको बताना है, आपका जो इसका आंसर है प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से राज्य गठन, क्षेत्रीय सांस्कृतिक के आधार पर गठन, जनसंख्या के आधार पर। राइट आंसर है भाषाई आधार पर। जिसने भी डी लगाया है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ए ब्रिटिशों के द्वारा, बी आपका राष्ट्रीय कांग्रेस के दल के द्वारा, सी मुस्लिम लीग, डी हिंदू महासभा। राइट आंसर है मुस्लिम लीग के द्वारा आपका दिया गया था 1930 के दशक में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 13, दूसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है? तो वे देश जो आपके पूर्वोत्तर के देश थे, मतलब पूर्व के देश है, वो आपके दूसरी दुनिया जिसमें सोवियत संघ था और उससे संबंधित जो भी देश है, यूक्रेन, बेलारूस, आपका लिथुआनिया, लताविया, ये सारे दूसरी दुनिया के देश है। पहली दुनिया अमेरिका वाले लोग, पश्चिम के देश। मार्शल योजना इतना इजी था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो योजना अमेरिका ने तैयार की थी या बहुत सारे आर्थिक मदद करी यूरोप के देशों को, उसी को मार्शल योजना कहते हैं। 2 नंबर में इतना बहुत था। हान नदी का चमत्कार किसे कहते हैं? देखो ये चाइना का है आपका, तो हान नदी का जो चमत्कार है ये आप कह सकते हो कि यहां पर लिटरली एक तरीके से वहां पे मतलब जो क्षेत्र विशेष है काफी ज्यादा सही था। और ये हान नदी चाइना के बारे में बता दोगे तो इतना भी काम आपका चल सकता था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सूची बनाई। बिल्कुल सही है आपका, अमेरिका बोल दो, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, ठीक है, रूस, ये आपके सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं। अपरोध क्या है? अपरोध का मतलब होता है रोक और संतुलन। अपरोध का मतलब क्या होता है? रोक और संतुलन, जिसमें सामने वाला प्रतिद्वंदी देश यह सोचकर सामने वाले को हमला नहीं करता है कि मुझे भी इस पे हानि हो सकती है। असर्शन रीजन आपके दोनों करेक्ट है 10th में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 जिसमें हमने बताया स्टेट आपका किस आधार पे था? द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेज के आधार पे। एंड 2 नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग ने दी थी, यह आप बता सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अप्रवासी और शरणार्थी के बीच में क्या अंतर है? देखो अप्रवासी जो लोग होते हैं, आप कह लो कि वे अपने स्थान को छोड़कर जाते हैं, जैसे आप इंडिया से अमेरिका जा रहे हो, अपनी मर्जी से जा रहे हो। और शरणार्थी जो होते हैं वो दूसरे कारणों से उन्हें मजबूर होकर अपने क्षेत्र को छोड़ना पड़ता है। तो एक है अपनी मर्जी से, एक है मजबूरी में किसी क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा, तो वो आपका शरणार्थी होंगे। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आप सिंपल बताओ कि बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान हो और संघर्षों को जो है लड़ाई युद्ध तक न ले जाया जाए, और साथ ही समय समय पर इसकी वार्षिक बैठक हो जिसमें अपने मसलों को, मुद्दों को वो हल करें। इसमें आप बता सकते हैं सार्क की भी रेलेवेंस, जैसे सार्क के बारे में बता सकते थे कि सार्क भी अगर हमें इसको मजबूत करना है तो हमें समय समय पर आपसी विवादों को सुलझाना जरूरी है। चीन के साथ, देखिए चीन के साथ भारत के संबंध यार बहुत ठीक है। चीन के साथ संबंध अगर आप बात करो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। तो पॉजिटिव ये है कि भाई व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत है, दोनों के देशों के बीच में व्यापार बड़े स्तर पे होता है, दोनों देशों ने WTO में एक जैसी नीति अपना रखी है, ये बता सकते थे। नेगेटिव में ये है कि दोनों लगातार आप कह सकते हो कि अभी पुराने जो सीमा विवाद है वो अभी भी है। 1962 में चाइना ने हमला किया था तो वो भी एक विवाद अभी कहीं ना कहीं लोगों के मनों में है, तो वो कुछ नेगेटिव पॉजिटिव करके आप पॉइंट बना सकते थे। ये तो उसके अपोजिट में ज्यादा ईजी था। आसियान की स्थापना 1967 में होती है और आपको बताना है कि आसियान के उद्देश्य थे 3: तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना, और तीसरा अपने कानून का शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम कायदे कानून को मानते हुए अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करना। ये बच्चों को मैंने यहां बताया हुआ था। आप पूछिएगा भाई, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से ट्यूशन आजादपुर में, ये क्वेश्चन हमने बताया हुआ है कि भी साझी परंतु अलग जिम्मेदारी आता है। भाई ये आ गया। इसमें सिंपल है, आपको एक विकसित देश, एक विकासशील देश। विकसित देशों का मानना है पर्यावरण के उसी मुद्दे पर या उसी स्थिति पर हमें चर्चा करनी है जैसा वो आज है। विकासशील कह रहे नहीं, पर्यावरण जैसा था, आपने ज्यादा गंदगी फैलाई है, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। ये बात 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में, 1992 में UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में करी गई, और यही बात 1997 में जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है उसमें भी इसी बात को माना गया था। ये उदाहरण आप दे सकते हो।
साथ ही देखो वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, अरे भाई साहब ये भी कल बताया था, यकीन मानिएगा वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव मैंने कहा था बच्चों को करके जाना। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव है, पहला भाई साहब प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था पहले से विकसित हुई है, पहले से बेहतर हुई है। दूसरा बोलो आपका मुद्रा का मुक्त प्रवाह हुआ है, मुद्रा आपकी फैली है, ये आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। अब नेगेटिव बोलो, आपके जो छोटे लघु उद्योग है वो हमको हानि हुई है, वो आपके पिछड़ से गए हैं। उसके अलावा अमीर देशों का जो प्रभाव है, आर्थिक प्रभाव, वो बढ़ गया है। फायदे में एक और बोल दो कि विकासशील देशों की संरचना में विकास, वही सारा आपका आर्थिक प्रभाव है। एफडीआई भी बोल सकते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आई है बहुत सारे देशों, विकासशील देशों में, जो उनके लिए फायदा हुआ है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे कहते हैं। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण आपका एक प्रवाह है, व्यक्ति, पूंजी, वस्तु, विचारों, श्रम का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। वैश्वीकरण के कारण आप बता दीजिए कि भैया ये लगातार आप कह सकते हो माइक्रोचिप हो गया, टेलीफोन और टेलीग्राफ हो गया, इसके कारण आपका लगातार फैला है, तो ये कारण आप बता सकते हो। हैदराबाद का विलय देखो बहुत सिंपल है कि हैदराबाद का शासक निजाम था, निजाम अत्याचारी था। 47 में भारत के लोग उससे मिले, भारत के नेता। 48 तक का समय, 1 साल का समय मांगा, उसी साल में महिलाओं को, किसानों का शोषण करना इसने शुरू कर दिया निजाम ने। तो फिर भारतीय सेना, आप कह लीजिए कि भाई भारतीय नेताओं ने देखा कि भाई गलत कर रहा है, और निजाम ने यहां तक कि रजाकार नियुक्त कर दिए, जो वहां के आपके नॉन मुस्लिम थे उनको लगभग प्रताड़ित किया सांप्रदायिक रूप से, तो वो भी आपको बता दीजिए। और साथ ही भारतीय सेना फिर वहां जाती है और सैन्य आपकी कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद का विलय करवा लिया जाता है। बहुत आसान है आपका। वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, भाई साहब मुझे पैसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही बच्चे ने लगा रखा है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर आपका इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है इसके बाद 24 का सेकंड। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश शामिल थे? आपके सी 170 देश शामिल थे। कितने? 170 कंट्रीज। उसके बाद पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने का तरीका क्या है? पार्थिक तंत्र, वैश्विक वृद्धि, संसाधनों का दोहन की टिकाऊ। राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही है, टिकाऊ विकास बिल्कुल सही है। ओजोन परत में छेद होने का तात्पर्य क्या है? लगातार धरती पे वायुमंडल पे जो ओजोन लेयर, देखो पहली बात तो 5 मंडल होते हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायु मंडल। शोभ मंडल जो है, ये समताप मंडल जो है, उसमें आपका ओजोन लेयर है, और ओजोन जो है वो लेयर नहीं है, गैस है, लगातार कम हो रही। बिल्कुल सही बच्चे ने लगाया है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसका। मैप देख लेते हैं। मैप में क्वेश्चन था वह भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही। दूसरा, वह राज्य जहां सार्वभौमिक व्यस्त अधिकार, मणिपुर 1948, बिल्कुल सही। जूनागढ़ आपको गुजरात में है, बिल्कुल सही। और विकास के मामले में असंतुलन पर सवाल 2000 पे बना राज्य, तो वो तो मैप देखना पड़ेगा, मैप में कौन सा आपका राज्य इसमें है। ठीक है, यहां पे जो आपका राज्य आता है मैप के आधार पे, वो हम कह सकते हैं उत्तराखंडी। आप देखिए यहां लिखा बच्चे ने, लेकिन मैप में देखना पड़ेगा कौन सा राज्य। हाँ, उत्तराखंडी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंडी आपका जो है वो आर्थिक आधार पर बना है, क्योंकि 2000 में कई राज्य बने हैं। उसका रीजन है कि मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ, पर यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसी समय बिहार से झारखंड हुआ, ये भी नहीं, ऑप्शन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड अलग हुआ, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन बच्चे ने लगा रखा है। ये मैंने बच्चों को बताया हुआ था भाई, ऐसा है, ये इलेक्शन कमीशन की समस्या थी, ये हमारे भारतीय नेता बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि कार्टून क्या दर्शा रहा है? ये इलेक्शन कमीशन मतलब इलेक्शन को दिखा रहा है, भारत में चुनाव को दर्शाया जा रहा है इसमें। ठीक है, चुनाव व्यवस्था को दर्शाया जा रहा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, किन्हीं 2 नेता को, तो भाई आप नेहरू जी को पहचान लो, वल्लभ भाई पटेल कह दो, या फिर अपने अबुल कलाम आजाद का नाम ले लेते आप। चुनाव आयोग को समस्या क्या आई थी? महिलाओं के नाम गलत दर्ज हुए थे, अला की बेटी फला की बीवी के नाम से, तो आप ये भी बता सकते हो। अरे इतने इजी क्वेश्चन। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, भाई शीत युद्ध की समाप्ति, हथियारों के होड़ की समाप्ति हो गई, 15 गणराज्यों का उदय हो गया, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, और पूंजीवाद का प्रसार हुआ, और जो आपका साम्यवाद या सोशलिज्म था वो पीछे रह गया, पिछड़ गया। शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना। परिणाम क्या है? गराज सेल, 90% सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था या संपत्ति थी वो औने पौने दाम में बेच दी गई, ये बता सकते हो। उसके बाद आप बताओ इसी परिणाम में कि भैया खाद्यान्न आयात करना पड़ा, माफिया वर्ग का उदय हुआ, मुद्रास्फीति हुई। कुछ भी पॉइंट बता देते हैं इसमें जो मैंने बोले हैं, बिल्कुल सही थे, बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट था आपके इसमें है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है, क्वेश्चन नंबर आपका इसमें है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए अगला क्वेश्चन आपका है इसमें, पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना, ये भी बताया हुआ था आपको, यकीन मानिएगा एक एक बात सच बोल रहा हूं। बहुत सारे 10 क्वेश्चन कल बच्चों को बताए थे मैंने अपने क्लास में, और उस 10 में से लगभग 5-7 क्वेश्चन लगभग फंस गए भाई। 10 में से बड़ी बात है ये, ठीक है, 5-7 क्वेश्चन बड़ी बातें होती हैं, ठीक है। इसमें लोकतंत्र की स्थापना आप बताइएगा, भूस्वामी अभिजात वर्ग का सामाजिक दबदबा था, इस कारण से लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पा रही थी। साथ ही साथ आप बताइए कि उस समय भारत पाकिस्तान के बीच में आज भी संघर्ष, इस कारण से भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पा रही है। तीसरा, कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल पा रहा है, और समय समय पर अमेरिका और पश्चिम के देशों ने क्या किया है, यहाँ पे सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। तो बोया पेड़ बबुल का अंब कहां से खाए, कहने का मतलब जब आपने सैनिक शासन को बढ़ावा दिया तो लोकतंत्र कहां से आ जाएगा। ये बातें आपको लिख देनी थी बहुत सिंपली।
अब दक्षिण एशिया क्या है, आपको सिंपली आप बताइए कि भैया क्या चीज़ें इसको लेकर जिम्मेदार हैं, कैसे ये बन सकता है। आप बताइए पहली बात, दक्षिण एशिया कौन से राज्य हैं? भारत है, पाकिस्तान है, उसमें आपका नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, इन तरह की चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला, दक्षिण एशिया के छोटे देश को लगता है कि भारत एशिया में अपने दबदबा कायम करना चाहता है। बिल्कुल सही बात है, उसके कारण है भारत की सैन्य क्षमता बहुत मजबूत है, भारत की आर्थिक क्षमता बहुत मजबूत है, भारत एक विशाल भूखंड है, तो इनके मन में संशय, एक डर बना रहता है कि यार भारत कहीं हम पर हमला ना कर दे, हम पर कब्जा ना कर ले। सुरक्षा परिषद की संरचना, अरे इतना ईजी आ गया यार, संरचना है महासभा आपका, उसके अलावा बताओ सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय, आर्थिक सामाजिक परिषद, लास्ट में न्यायिक परिषद, ये संरचना है उसकी, ये उसके भाग हैं, ठीक है। सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है? सुरक्षा परिषद विश्व भर में जो आपका युद्ध है, जो संघर्ष, उनको बातचीत के माध्यम से हल करने की बात करता है, ये संघर्षों का समाधान करने की बात करता है, इसके 5 स्थायी देश, ये सारी बातें आपको बतानी थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या आवश्यकता? अरे यार इतना ईजी, विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए, वैश्विकता वृद्धि को रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, महामारी को रोकने के लिए, सारा पॉइंट आपको लिख देना था। पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा बहुत सिंपल है भाई, देखो पारंपरिक सुरक्षा जो है ये बाहरी खतरे से है, जिसमें बाहरी खतरा किसी दुश्मन देश, पड़ोसी देश से रहता है। अपारंपरिक जो सुरक्षा है इसमें आप बताना है, इसमें 2 तरह के, मानवता को खतरा होता है और एक आपको विश्व को खतरा होता है। मानवता को खतरा आपका अकाल से हो सकता है, आपका महामारी से हो सकता है, पूरे विश्व को खतरा भी आपका वैश्विक तापवृद्धि जैसी चीजों से रहता है। ये पॉइंट्स ऐसे करके आपको बताने थे जिससे आपका आंसर बन जाता। वैश्विक निर्धनता से सिंपल मतलब है जहां पे आप कह सकते हैं कि विश्व जो है लगभग, पहले संख्या बताओ कि लगभग 760 करोड़ के आसपास है, आने वाले समय में 1000 करोड़ हो जाएगी। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है जिससे वैश्विक निर्धनता बढ़ रही है, जिसमें आप बताइए जहां पे जनसंख्या ज्यादा है वहां आर्थिक आय कम है, जहां जनसंख्या कम है वहां आय ज्यादा है, इस कारण से वैश्विक निर्धनता आपका होता है। इसमें धनी जो देश हैं वहां पे आय ज्यादा है तो वो विकसित हैं, यहाँ पे निर्धनता नहीं है, और जो निर्धन है वो विकासशील देश है जहां पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आर्थिक आय ज्यादा नहीं है। उपाय यही है कि हम लगभग लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, ऐसे साधन जनरेट कर सकते हैं जिससे उन्हें रोजगार मिले और निर्धनता को कम से कम करा जा सके, और सरकार द्वारा मदद भी एक कार्य कर सकती है। दोस्तों कोशिश करिए, मैंने कि सारा पेपर आपको सॉल्व करवा दिया, साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद।